डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का जो लास्ट टॉपिक था अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे रिलेटेड जो अफेक्टिंग फैक्टर है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। और साथ में हम आज डिस्कस करेंगे जो एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जो एप्लीकेशंस हैं, या हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम जो केमिकल बिहेवियर हैं उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात करें तो किसी एलिमेंट की यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है पॉजिटिवली तो उसकी बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणता के मान है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। सेकेंड फैक्टर की हम बात करें तो सेकेंड फैक्टर है एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। यदि परमाणु का आकार बड़ा होगा तो नाभिक और बंद युग्म के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने का जो एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसमें कमी आ जाती है दूरी बढ़ने के कारण। तो परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान उतना ही कम होता चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण के प्रकार जिस प्रकार से चेंज होते चले जाते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान है वो भी चेंज होते हैं। हम जनरली कंपेयर करें sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर जो एस करेक्टर्स जिस एटम के लिए ज़्यादा होंगे, जिस हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा होंगे, तो उस एटम की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके लिए सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में sp2 और उसके बाद में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम जो केमिकल बिहेवियर उनको एक्सप्लेन करते हैं उनकी बात करें तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके स्टार्ट में हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो पोलर है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, और इसके आधार पर उनके बीच का जो बंध है उसकी प्रकृति को भी हम उसके बेसिस पे, उसके आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए एक पोलिंग ने ग्राफ प्लॉट किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और जो आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में। और यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला था कि यदि किन्हीं दो परमाणु के बीच में कोई बॉन्डिंग हो रही है और उनका जो विद्युत ऋणता अंतर है वो यदि 1.7 है तो उनमें 50% कोवलेंट और 50% आयनिक के गुण पाए जाते हैं। यदि ये अंतर, विद्युत ऋणता अंतर 1.7 से कम हो तो उसमें सहसंयोजक लक्षण अधिक होंगे, और ये अंतर यदि 1.7 से अधिक हो तो उसमें आयनिक लक्षण है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। हम बात करें सोडियम क्लोराइड की तो यहाँ पर जो सोडियम एटम है उसकी विद्युत ऋणता का मान 0.9 होता है, जबकि क्लोरीन एटम के लिए ये 3.0 होता है। और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो ये होता है 2.1। यहाँ पर ये वैल्यू 1.7 से ज़्यादा आ रही है तो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक जो करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा होंगे और इसलिए सोडियम क्लोराइड है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। अब हम बात करें लिथियम आयोडाइड की तो लिथियम आयोडाइड में लिथियम
जो एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.0 होती है, जबकि आयोडीन की 2.1 होती है। और इनके डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस होता है 1.1 और ये वैल्यू 1.7 से कम है। तो लिथियम आयोडाइड में मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स होंगे वो कोवलेंट होंगे, और कोवलेंट कैरेक्टर्स के कारण हम कह सकते हैं कि लिथियम आयोडाइड है वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। इसी प्रकार हम आगे बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस यदि ज़्यादा हैं तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल की जो बंध लंबाई होती है वो कम हो जाती है। और इसका रीज़न ये होता है कि जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है वो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो जो कम विद्युत ऋणी जो एटम है वो भी बॉन्ड पेयर के साथ साथ में शिफ्ट हो जाता है अधिक विद्युत ऋणी एटम की ओर। तो जो बंध लंबाई है वो दोनों परमाणु की त्रिज्याओं के मानों से कम होती है। और साथ में हम बात करें कि जो बॉन्ड में जो पोलर कैरेक्टर्स आते हैं उनके आधार पर हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कई उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं वो उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के आधार पर हम उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको हम बता सकते हैं, उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, और ऑक्सीजन डाइक्लोराइड में ऑक्सीजन जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन होगा, पार्शियली चार्ज सेपरेशन, उसमें ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ बॉन्डिंग करता है और OH जो नेगेटिव चार्ज पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ बॉन्डिंग करता है। तो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो होंगे हाइपोक्लोरस एसिड, 2 मोल ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड है वो फॉर्म होंगे। फर्दर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो बोरोन ट्राइक्लोराइड में बोरोन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिमेनिंग जो 3 क्लोरीन एटम है उन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। और इसके रिस्पेक्ट में H2O में जो H है जो पार्शियली पॉजिटिव है ये Cl के साथ बॉन्डिंग करेगा और जो OH नेगेटिव पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर बोरिक एसिड फॉर्म होते हैं H3BO3 और 3 मोल HCl फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट केमिकल बिहेवियर की बात करें या एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के आधार पर हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखते हैं किसी मॉलिक्यूल का उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करते हैं और उस एलिमेंट का सिंबल हम पहले लिखते हैं जिस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, उसके बाद में अधिक विद्युत ऋणता मान वाले एलिमेंट को हम लिखते हैं। जनरली इसमें हम बात करें जैसे मतलब H2O है तो H2O में हाइड्रोजन जो एटम है उसकी विद्युत ऋणता का मान कम है जबकि ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो H को पहले हम लिखेंगे और उसके बाद में ऑक्सीजन को लिखते हैं। इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है अमोनिया मॉलिक्यूल, और इसमें नाइट्रोजन है उसको पहले लिखा जाता है जबकि हाइड्रोजन को बाद में लिखा जाता है। और इसका रीज़न ये है कि पुराने समय से इसको इसी फॉर्म में काम में लेते आ रहे हैं तो इसमें ये चेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट हम बात करें जो बॉन्ड एंगल होते हैं उनको भी हम बॉन्ड एंगल जो पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल की बात करें और उससे जो अटैच्ड एटम्स होते हैं उनको यदि हम रिप्लेस करें कम या ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु से तो उसमें बॉन्ड एंगल में चेंजेस आते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के आधार पर हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें
इस प्रकार की मॉलिक्यूल की जिसमें नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, और उससे जुड़े हुए जो अटैच्ड जो परमाणु है वो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में हाइड्रोजन कम विद्युतऋणीय है, जबकि NF3 में जो फ्लोरीन एटम है अटैच्ड है वो अधिक विद्युतऋणीय है नाइट्रोजन की तुलना में। और H2O और OF2 की बात करें तो इसमें भी जो सेंट्रल एटम है उससे हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन की तुलना में कम विद्युतऋणीय है। और जो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं, जैसे हम बात करें H2O में 104 है, OF2 में 101 है, तो इनमें जो चेंजेस आते हैं वो अटैच्ड जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के आधार पर हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। और इनमें जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणता मान है वो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है, तो बॉन्ड पेयर अब नाइट्रोजन के बिल्कुल पास में शिफ्ट हो जाते हैं। और नाइट्रोजन के बिल्कुल पास में शिफ्ट होने के कारण इन बॉन्ड पेयर्स की जो दूरी है वो कम हो जाती है, और बॉन्ड पेयर्स की दूरी कम होने के कारण यहाँ पर जो रिपल्सन फोर्स है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, तो इनमें बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। जबकि NF3 के केस में जो फ्लोरीन एटम है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, और विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड पेयर हैं वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं इनके बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो इफेक्टिव जो रिपल्शन इंटरेक्शन है वो वीक हो जाती है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। इसी तरह हम बात करें H2O, OF2 और OCl2 में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं H2O की। तो यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये ऑक्सीजन के पास में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो कम होती है। तो इस दूरी का मान कम होने के कारण यहाँ पर जो रिपल्सन फोर्स है वो ज़्यादा होगा OF2 की तुलना में, क्योंकि OF2 में बॉन्ड पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहते हैं, और फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने के कारण इनके बीच की दूरी है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह जो फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम है वो सभी में फॉस्फोरस है, लेकिन जो अटैच्ड जो एटम है वो अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होने के कारण इनमें बॉन्ड एंगल्स है वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें PF3 के बारे में, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ होंगे, फ्लोरीन की तरफ होने के कारण इनके बीच में दूरी ज़्यादा होगी, तो रिपल्शन है वो कम होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा। फिर क्लोरीन के केस में बात करें तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो क्लोरीन के बहुत ज़्यादा पास में नहीं होंगे, और फॉस्फोरस के भी बहुत ज़्यादा पास में नहीं होंगे, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में इनकी बीच की दूरी है वो पास होती है, तो इनमें रिपल्सन फोर्स है वो फ्लोरीन PF3 की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, और इसका बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह ब्रोमीन के केस में ये फॉस्फोरस के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, और इनमें रिपल्सन फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल और ज़्यादा बढ़ेगा। और आयोडीन के केस में ये और ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे फॉस्फोरस के, तो इनमें जो दूरी है बॉन्ड पेयर्स में वो और कम हो जाएगी, और कम होने के कारण रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ओके।